हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। द ब्लेंड एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है राजनीति विज्ञान, उसके चैप्टर वाइज पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। आप ऑफलाइन क्लास इसे समझिए और आराम से पढ़ाई करिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके हमारे वीडियोस से बाहर निकल जाए, इसलिए आप हमसे पढ़िए और हमारी वीडियोस देखिए। फिर जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। देखिए आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। अगर आप बात करेंगे प्रेजेंट में जो परीक्षाएं आपके नज़दीक हैं, लेखपाल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, सभी में आपकी राजनीति विज्ञान पूछी जाती है। तो आज से हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और नहीं चल रही तो आप अच्छा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन ज़रूरी है। कोई बहाने नहीं सुनेगा हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, सब प्रूफ देखते हैं, और प्रूफ एक ही है कि आप सिलेक्शन लो। सिलेक्शन तभी लोगे जब आप मेहनत से पढ़ोगे। अगर बात करोगे, इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस का। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट बातें हैं, वही सिर्फ आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर नहीं बताई जाएंगी। क्यों? क्योंकि बेटा एक्स्ट्रा पढ़ने से आपका लॉस होता है। दुनिया की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। वनडे एग्ज़ाम है, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है और कई बार पढ़ना है। जब आपके पास छोटे नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, तो उसको आप कई बार पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, लॉन्ग नोट्स हैं, इतने इतने मोटे नोट्स बना के रख दिए हो, फिर पढ़ोगे कब? नोट्स बनाना आसान है बेटा। हमारे पास भी बहुत सारे नोट्स भरे रखे हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा बहुत सारे नोट्स हो जाते हैं ना, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। फिर हमने क्या किया, उन लॉन्ग नोट्सों से हमने शॉर्ट नोट्स बनाए। मेहनत आपको करनी है, सफलता आपको लेनी है। अगर आप बात करेंगे जितने भी आपके महत्वपूर्ण विषय हैं जो आपके पेपर में पूछे आते हैं, उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है बेटा, वो आपका राजनीति विज्ञान होता है। और अगर कोई इंटरव्यू वाला भी पेपर है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वो राजनीति विज्ञान के ही। क्या कभी ये पूछेगा गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताओ? वो या तो करंट से पूछेगा या तो आपको राजनीति विज्ञान से प्रेजेंट से क्वेश्चन पूछेगा। तो राजनीति विज्ञान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो आज हम आपके लिए राजनीति विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। राजनीति विज्ञान है क्या? इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें जाननी चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी विषय की नस पकड़ ली, जड़ पकड़ ली ना, तो आप वो सब्जेक्ट बहुत आसानी से सीख जाते हो। जड़ क्या है इसकी, हम आपको बताते हैं। जैसे बात करोगे, एग्जाम्पल समझो बेटा। एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री को समझना चाहते हो तो हिस्ट्री को बेटा तभी याद कर समझ पाओगे जब सन आपको पता होंगे। क्यों? क्योंकि इतिहास में सिर्फ और सिर्फ सन का खेल है। अगर आपको सन पता है, शासक पता है, तो आपको इतिहास बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। सिर्फ सन और शासक का खेल है बस, और इतिहास में कुछ नहीं है। अगर आपको जियोग्राफी आपको समझना है, जियोग्राफी या भूगोल जिसको बोलते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए भूगोल है, ठीक है। तो भूगोल अगर आपको बेटा समझनी है, परमानेंट याद रखना है, तो इसमें जो खेल होता है वो मैप का खेल होता है, मैप का, जिसको मानचित्र बोलते हैं। आपको ज्योग्राफी याद करनी है तो हमेशा मानचित्र से पढ़िए, आप कभी नहीं भूलोगे। करके देखो, अगर कभी ना किए हो, ये हम बता रहे हैं। उसी तरह अगर आप राजनीति विज्ञान की बात कर रहे हो, इसको पढ़ना है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है शब्दावली। राजनीति विज्ञान में अगर आपको शब्दावली समझ में आती है, किस शब्द का क्या अर्थ है, तो आपको राजनीति विज्ञान तुरंत समझ में आ जाएगी। तो हम जो भी आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, जो भी महत्वपूर्ण शब्दावली आएंगे, उनको एक एक शब्दावली बताते जाएंगे, आपको उसी पे ध्यान देना है। राजनीति विज्ञान में ना तो आपको सन याद करने होते, ना तो शासक है, ना तो कोई मैपिंग है, सिर्फ आपको नियम कानून है, आपको वही सब पढ़ लेना है। कुछ अनुच्छेद हैं वो आपको याद कर लेना है बस। बहुत आसान सब्जेक्ट है, और आसान नहीं था आपके लिए, तो हमसे पढ़ने के बाद आपके लिए ये सब्जेक्ट एकदम आसान हो जाएगा। तो आपका टॉपिक क्या है? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान। देखिए पहले कुछ बातें जानिए। हम बार बार क्या पढ़ते हैं, कभी देखिए अगर बात करेंगे, कभी हम लोग देखिए पॉलिटिक्स पढ़ लेते हैं, कभी हम लोग पॉलिटी पढ़ लेते हैं, कभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस कह देते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या देखते हो हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं संविधान।
कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। ये है आपका राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान। ये आपका है पॉलिटिक्स, ये है आपका, अगर बात करोगे ये पॉलिटी है आपका, ये पॉलिटी, इसको राज्य व्यवस्था बोलते हैं, राज्य व्यवस्था। और पॉलिटिक्स क्या है, ये राजनीति है, ये राजनीति है, राजनीति है। पहले समझना, हमने कहा शब्दावली का खेल है, आपको शब्द समझने हैं यहाँ पर। अगर आप इन सभी शब्दों में देखेंगे, इंग्लिश शब्द की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो एक शब्द आपको बहुत कॉमन मिल रहा है, देखिए पॉली, 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 ठीक है। तीनों में आपको एक शब्द मिल रहा है जिसका मतलब है पॉली। तो इस पॉली शब्द का अर्थ क्या है, अगर पॉलिटी में पॉली शब्द को देखेंगे तो ये पॉलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर या शहर या राज्य, ठीक है। एक एक पॉइंट समझते चलो। पॉलिस का अर्थ होता है नगर, शहर या राज्य, ये आपको पॉलिस का अर्थ पता चल गया। दूसरी बात है, अगर बात करोगे नगर या शहर या राज्य शब्द की जो बात करोगे, जो स्टेट शब्द है आपका, ये स्टेट शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था इस शब्द का, तो मैकियावेली। ये आपके विचारक हैं मैकियावेली, इन्होंने सर्वप्रथम स्टेट शब्द का प्रयोग किया था, राज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब क्वेश्चन समझना है आपको। डायरेक्ट हम लोग संविधान के निर्माण से पढ़ना शुरू कर देते तो पॉलिटी कहाँ समझ में आएगी। पहले जड़ जानो, पॉलिटी की जड़ क्या है। आप लोग समझिए, आज आपको पॉलिटी हम सिखाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, सिखाएंगे पॉलिटी हम आपको। तो स्टेट शब्द जो आप बार बार स्टेट पढ़ते हो, राज्य पढ़ते हो, राज्य स्टेट, इस शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया था। पॉलिस शब्द का अर्थ होता है नगर, राज्य या शहर। फिर ये जो बार बार शब्द पढ़ते हो सारे, पॉलिटिक्स कभी पढ़ते हैं, कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, कभी पॉलिटी पढ़ते हैं, ये है क्या, तो है क्या, अभी सीखोगे। देखो जो ये राज्य व्यवस्था होती है, राज्य व्यवस्था, देखो इस शब्द में ही निकल रहा है राज्य और व्यवस्था, अर्थात जो ये आप राज्य देख रहे हो, तो इस राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए या इस राज्य को चलाने के लिए जो भी हम अध्ययन करते हैं, जो भी हमें नियम कानून की जरूरत पड़ती है, उसी को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। आपके जो पढ़नी होती है ना, वो आपको राज्य व्यवस्था पढ़नी होती है। हमारा सिलेबस लिखा है राज्य व्यवस्था। भारत का संविधान और जो हमारी बुक का नाम होता है वो भारत की राज्य व्यवस्था होता है, अर्थात राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्थाओं का हम अध्ययन करते हैं उसी को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं, उसी को हम पॉलिटी कहते हैं। अब राज्य को चलाने के लिए व्यवस्थाएं कौन सी होंगी, अगर राज्य को चलाना है तो वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार होने चाहिए। अगर राज्य को सही से चलाना है तो वहाँ पे एक व्यवस्थित सरकार होनी चाहिए, वहाँ पे नियम कानून होने चाहिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, और ऐसी सरकार होनी चाहिए जो खुद के मामले में सक्षम हो। खुद के मामले में सक्षम का अर्थ है सरकार संप्रभु हो, अपना निर्णय लेने में सक्षम हो, सरकार के सामने सभी व्यक्ति बराबर हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर किसी ने गलत काम किया तो गलत है, अगर कोई अपराधी है तो अपराधी है, इसी को संप्रभु बोलते हैं। सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली, निर्णय लेने में सक्षम हो, ठीक है। फिर बात करेंगे ये पॉलिटिक्स क्या है, ये राजनीति है। जो आप लोग टीवी में देखते हो ना, टीवी में राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, मुख्यमंत्री का इलेक्शन हुआ, संसद की बैठकें चल रही हैं, तो जो हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं उसी का ये अप्लाइड रूप होता है, इसका प्रयोग हम देखते हैं। हमने पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, संसद के बारे में, फिर हम क्या देखते हैं, टीवी में देखते हैं कैसे इलेक्शन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो जो पॉलिटी का अप्लाइड रूप होता है ना, वही आपकी राजनीति है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपने फ़ोन बनाना सीखा, क्या सीखा, फ़ोन बनाना सीखा, आपने शिक्षा लिया, आपको ज्ञान हुआ कि फ़ोन ऐसे बनाया जाता है, ये चीज़ें ऐसी बनाई जाती हैं, आपने ज्ञान लिया। फिर इसी ज्ञान को लेकर अगर आपने फ़ोन का निर्माण कर दिया, कोई फ़ोन बना दिया, तो आपके ज्ञान को आपने क्या किया, अनुप्रयोग किया, अप्लाइड किया, ठीक है। उसी तरह जो हम पढ़ते हैं उसी का अप्लाइड रूप क्या होता है, राजनीति विज्ञान होता है। और पॉलिटिकल साइंस क्या होता है बेटा, अगर पहले अर्थ समझो, साइंस का अर्थ क्या होता है। साइंस का अर्थ होता है सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान को हम विज्ञान बोलते हैं। अर्थात विज्ञान में जो भी होता है वो सत्य होता है, जो भी होता है वो व्यवस्थित होता है, ऐसे ही नहीं कह दिए। अगर हमने कहा कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं तो ये प्रूव है, क्योंकि साइंस में कोई इफ बट नहीं होता है, अगर ये है तो उसका रीज़न भी है। उसी तरह अगर किसी विषय को हम विज्ञान बोल रहे हैं तो अर्थात वो सच्चाई होती है उस विषय में। राजनीति विज्ञान हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका इकोनॉमी हो गया, इसको हम विज्ञान का सब्जेक्ट मानते हैं।
तो इतनी बातें आप याद रखिएगा, राजनीति विज्ञान। तो ये क्या है बेटा, ये पूरी तरह से अगर देखोगे इसका साइंटिफिक अध्ययन किया गया है राजनीति विज्ञान में। अगर परिभाषा के तौर पे कहोगे तो राजनीति विज्ञान का अर्थ है कि जो भी, अगर देखोगे आप भारत के बारे में पढ़ रहे हो तो भारत की व्यवस्था अलग है, यूएसए की व्यवस्था अलग है, चाइना की व्यवस्था अलग है। तो बहुत सारी जब हम व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं उनमें से किसी एक व्यवस्था का चयन कर हम उसको अप्लाई करते हैं, वही आपका राजनीति विज्ञान कहलाता है। या शॉर्ट में कह दो इसको, आप यही कह दो कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसको जब व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से इसको अपनाया जाता है या पढ़ा जाता है या लिपिबद्ध कर दिया गया तो ये क्या बन गया, ये पॉलिटिकल साइंस बन गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान। संविधान होता है, संविधान की परिभाषा देखिए, संविधान वो है कि नियमों एवं कानूनों का संग्रह होता है। नियमों एवं कानूनों का क्या होता है, संग्रह होता है, जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है। अगर भारत है तो भारत का संविधान है तो भारत का शासन चलाया जाएगा, अमेरिका है और अमेरिका का संविधान है तो अमेरिका का शासन चलाया जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, कितनी आसानी से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आपके परिवार में क्या बात करिए, आप अपने परिवार को ले लीजिए, अपने परिवार को, ठीक है, परिवार को। तो आपके परिवार में किसी न किसी का तो शासन चलता होगा, मम्मी का, पापा का, दादा का, दादी का, किसी का। तो उनके भी तो कुछ नियम कानून होते हैं, ऐसे खाना है, ऐसे पहनना है, ऐसे चलना है, ये कपड़े पहनने हैं, ऐसे लोगों से बात करना है। हर परिवार के अपने अपने नियम कानून होते हैं। तो वही सेम चीज़ है, किसी देश को चलाने के लिए जो भी नियम कानून जरूरी होते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, संविधान कह देते हैं। अब ये नियम कानून बेटा कुछ लोग लिख देते हैं तो लिखित संविधान हो जाता है, कुछ लोग लिखते नहीं हैं, मौखिक ही मौखिक चलता रहता है तो अलिखित संविधान हो जाता है। ठीक है, इतनी बात अगर यहाँ से आप याद करेंगे, इतनी बात आप समझते हैं। फिर आप और देखिए, इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा, हम हट रहे हैं आपसे, यहाँ से इतनी बातें आप नोट कर लीजिएगा। फिर आप बात करिए, देखिए एक चीज़ इसमें बार बार एक शब्द आ रहा है, राज्य। राज्य, बार बार एक शब्द आ रहा है, राज्य। कई शब्द आपको बार बार आएंगे। राज्य क्या है, सरकार क्या है, सरकार या इसी को हम लोग शासक कह सकते हैं, शासक। ठीक है, ये राज्य और सरकार क्या है। देखिए राज्य है क्या, अगर बात करोगे राज्य है क्या, तो मान लीजिए आप जहाँ पे रहते हो, मान लीजिए हम आज़ाद नगर में बाराबंकी में रहते हैं, तो ये शुरुआत से ही आज़ाद नगर था? नहीं, ये पहले खेत वेत रहा होगा, बहुत पहले की बात है, खेत वेत रहा होगा। खेत वेत धीरे धीरे यहाँ पर लोग बसे, एक घर बना, दो घर बना, चार घर बना, 6 घर बना। जब बहुत लोग यहाँ पर बसने लगे तो क्या किया गया, अब उनको ज़मीनें बांट दी गई, क्योंकि कम लोग होंगे तो लड़ाई नहीं होगी, ज़्यादा लोग होंगे तो लड़ाई करने लगेंगे। इसलिए क्या किया गया, उनकी ज़मीनें बांट दी गई। ज़मीनें बांटने के बाद भी क्या किया गया, देखा गया कि लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो अब इनको क्या ज़रूरत थी, इनको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो इनके बीच में लड़ाई झगड़ा शांत करे। जैसे गाँव में मुखिया पहले ज़माने में हुआ करते थे। ठीक है, तो इसको समझो। तो फिर क्या होना चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी या एक ऐसे सरकार की ज़रूरत थी जो इनका लड़ाई झगड़ा शांत करे। सरकार आ गई। तो देखो बेटा, इसको समझो, राज्य का निर्माण कैसे होता है। राज्य का निर्माण अगर देखोगे तो सर्वप्रथम बेटा जनसंख्या आती है। क्या आती है, जनसंख्या आती है। देखो बेटा, राज्य कितनी आसानी से बन रहा है। सर्वप्रथम क्या आती है, जनसंख्या आती है। जब धीरे धीरे उस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ेगी, जब धीरे धीरे उस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग लड़ाई कर लेंगे। इसलिए क्या किया जाता है, निश्चित भूभाग सबको बांट दिए जाते हैं। निश्चित भूभाग अर्थात ज़मीनें सबको क्या की जाती हैं, बांट दी जाती, निश्चित भूभाग सबको दे दिया जाता है। तब भी लोग क्या करते हैं, शांत नहीं होंगे, तब भी लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो समझौता करने के लिए या लड़ाई झगड़ा रोकने के लिए, समझौता हेतु, समझौता करने के लिए या लड़ाई झगड़ा रोकने के लिए क्या होगा, एक व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा। वो चाहे सरकार हो, चाहे वो क्या हो, आपका शासक हो। प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट में सरकार होती है, इससे पहले राजा रानी हुआ करते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए उस क्षेत्र में जनसंख्या आई, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी तो लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे। अब उनको निश्चित भूभाग बांट दिया गया, तब भी लोग आपस में लड़ाई करने लगे, एक दूसरे के अधिकारों का हनन करने लगे। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, एक ऐसी सरकार या व्यक्ति की जरूरत पड़ी जो इनके बीच क्या कराए, समझौता कराए, लड़ाई झगड़ा शांत कराए। उसी को हम सरकार बोल देते हैं। और जब ये सरकार भी आ गई तो देखा गया कि जो सरकार आई, ये सरकार में कमियां क्या थी। पहली कमी क्या थी, ये सरकार देखा जाए तो ये सरकार अमीरों का पक्ष लेती थी। भाई देखो, जाहिर सी बात है, जिसके पास जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो जिसके पास पैसा था वो पैसा देकर निर्णय अपने पक्ष में करा लेते हैं।
या जिनकी जिस जात की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वोट के चक्कर में, जिस जात की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वोट के चक्कर में सरकार उनका साथ देती है कि इनका अगर हम साथ देंगे तो हमको वोट दे देंगे, हमारी सरकार फिर बन जाएगी। अर्थात सरकार संप्रभु नहीं थी। तो इसलिए क्या किया गया, जब सरकार आई तो ये सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार संप्रभु होनी चाहिए। अर्थात ये सरकार जो है ये निष्पक्ष होनी चाहिए। इसके समान, इसके लिए सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सभी समान हैं। जिसने अपराध किया वो अपराधी है, जो जिसने चोरी की है वो चोर है। तो सरकार कैसी हो गई, संप्रभु। तो जहाँ पे ये सब चीज़ें पाई जाएंगी, जहाँ पर ये सब चीज़ें पाई जाएंगी, वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका राज्य कहलाएगा। देखिए कितनी आसानी से राज्य का गठन हो गया, ठीक है, कितनी आसानी से आपके राज्य का गठन हो गया। देखिए किसी राज्य में यही चीज़ें तो होती हैं भाई, जनसंख्या होती है, एक निश्चित भूभाग होता है, वहाँ पे एक सरकार बनी होती है, और सरकार कैसी होनी चाहिए, वो संप्रभु होनी चाहिए। बन गया आपका राज्य। और इससे अलावा राज्य में कुछ होता है नहीं, राज्य के लिए यही चीज़ें जरूरी हैं। तो राज्य के ये 4 तत्व हैं, एक आपका जनसंख्या, एक आपका निश्चित भूभाग, एक आपका सरकार और एक आपका संप्रभु। ये आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, 4 विकल्प दे देगा, एक कोई और लिख देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा राज्य का प्रमुख तत्व नहीं है, तो इन 4 के अलावा जो एक होगा वह नहीं होगा। या कभी कभी क्या करेगा, इनमें से 3 कोई विकल्प लिख देगा, चौथा पूछ लेगा इनमें से सब, तो इनमें से सब। इतनी बातें आप याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जुड़ते रहिए हमारी संस्था से, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा जो आपको समझ में ना आए। इतनी बात आप समझ गए, बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, आराम से समझिए बेटा। डायरेक्ट किसी भी रेस में आपको दौड़ना है, कोई सब्जेक्ट सीखना है, तो डायरेक्ट आप रेस में मत दौड़िए जाकर, पहले उसकी प्रैक्टिस करिए घर में, फिर आप रेस में दौड़िए। कोई सब्जेक्ट आपको सीखना है तो डायरेक्ट आप तथ्य पे मत आ जाओ, उस सब्जेक्ट की जड़ को समझो। हम कहते हैं आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा और हम सिखाएंगे आज से आपको सब्जेक्ट, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर आप बात करिए, इतनी सारी बातें हो गई, फिर हम कुछ और बातें करते हैं, जैसे हमने आपको राज्य के बारे में बता दिया, अब यहाँ पे सरकार के बारे में बता रहे हैं। सरकार से पहले क्या हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, और ये शासक क्या होते थे, या तो राजा होते थे या तो क्या होते थे, रानी होते थे। ठीक है, समझिए आराम से, राजा और रानी। अगर आज से बहुत समय पहले की बात करेंगे तो सभी को पता है विज्ञान इतना ज़्यादा डेवलप नहीं थी, उद्योग इतना ज़्यादा डेवलप नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे। तो जब इतनी सब चीज़ें नहीं थी, लोगों के पास इतना ज़्यादा शिक्षा भी नहीं थी, लोग अपने में मस्त रहते थे। ठीक है, तो आप बात करेंगे जब ये राजा रानी का शासक हुआ करता था, ठीक है, जब शासक हुआ, आपके ये शासक हुआ करते थे, तो प्रारंभ में इनको भगवान का रूप माना जाता था। इनको हम लोग क्या मानते थे, शासक को भगवान का रूप मानते थे। क्या मानते थे, भगवान का रूप। ठीक है, अगर आप बात करेंगे मुग़ल कालीन इतिहास की, भारत में बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास में, जब मुग़ल काल की बात करेंगे, या आप दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखेंगे बलबन, उसने आपको जिल्ले इलाही कहता था। अर्थात हम खुदा का रूप है, खुदा का प्रकाश है, खुदा ने ही हमको बनाकर भेजा है, अर्थात हम खुदा ही हैं, समझ लो। दूसरी बात, बलबन ने एक शब्द और कहा था, अगर देखेंगे, क्योंकि वह भगवान का स्वरूप मानता था, अपने आप को खुदा का रूप मानता था, तो इसीलिए कहता था जब भी हमारे दरबार में आओ ना, आप लोग आओ जब, तो जैसे भगवान को झुक के प्रणाम करते हो पैरों के बल, वैसे ही झुको और अपना सर हमारे चरणों पर रख के हमें प्रणाम करो। सिजदा पैबोज जिसको प्रथा बोलते हैं, सिजदा मतलब सर के बल सर लगाकर, अब पैबोज मतलब पैर के बल झुक कर। और बलबन चूँकि कहता था कि हमको छोटे लोगों से बहुत घृणा होती है, जब भी हम किसी गरीब को देखते हैं तो हमारी तलवार ना हाथ में आ जाती है, अर्थात उसको मार दें। तो अब देखिए, उस समय लोग जागरूक नहीं थे, अपने अधिकारों को नहीं जानते थे। अगर कोई घटना हुई, एग्जाम्पल देखिए, लोग सूर्य को देवता मानते थे, चंद्रमा को देवता मानते थे। पृथ्वी हिल रही है तो कहते थे ना कि गाय की माता पे पृथ्वी रखी है, गाय माता की सींग पे पृथ्वी रखी है, गाय माता गुस्सा गई है, सींग हिला रही है, पृथ्वी हाल रही है। लेकिन उनको नहीं पता था कि भूकंप है। ज्वालामुखी आया, पृथ्वी के नीचे से लावा निकल रहा है, तो उस पृथ्वी माता गुस्सा गई हैं, अग्नि फेंक रही हैं, अग्नि पापियों का नाश करने के लिए। हवाएं चल रही चक्रदार, तो भूत प्रेत जा रहा है। रात को देखेंगे कोई तारा टूट के जा रहा है, या कोई सफ़ेद चमकती हुई चीज़ निकली, आत्मा जा रही है, या कोई पवित्र आत्मा जा रही, इससे मांगो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बेटा सब अंधविश्वास, लोग शिक्षित नहीं थे ना बेटा, जो उनसे कह दिया गया वो कह दिया गया।
तो आप देखोगे प्रारंभ में अगर राजा रानी को आप देख रहे हो तो इनको भगवान का रूप मानते थे, और एक सिद्धांत था बेटा जिसका नाम था दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। अच्छा, अर्थात बात देखोगे बेटा तो हर चीज़ की उत्पत्ति देवी देवताओं ने की है, राजा भी देवताओं का रूप है, अर्थात देवता मतलब भगवान ने हमको राजा बनाया है। इसका मतलब क्या है कि जो हम कहेंगे ना वो आपको मानना पड़ेगा, अगर आप नहीं मानोगे तो ये भगवान की इच्छा का अनादर होगा। हमने कह दिया कि हमको 100 बोरी अनाज चाहिए कर के रूप में, तो तुम लोग दोगे, हमको नहीं दे रहे हो, भगवान को दे रहे हो तुम लोग। राजा कहेंगे हमको नहीं दे रहे हो, हम तो भगवान का रूप है, हमें भगवान ने भेजा है कि आप भगवान को दान कर रहे हो। लोग बेटा जागरूक नहीं थे, तो ये सब कमियां थी बेटा राजा रानी या शासक दो थे, ये खूब शोषण करते थे लोगों का। लोग बेटा बेचारे क्या करें, अंधविश्वास में पड़ के मानते थे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? धीरे धीरे आप लोगों ने देखा कि साइंस डेवलप होती, धीरे धीरे विज्ञान डेवलप होती, धीरे धीरे से लोग शिक्षित होने लगते हैं, लोग जागरूक होने लगते हैं बेटा, जागरूक होने लगते हैं। क्यों जागरूक होने लगते हैं? क्योंकि देख रहे हो विज्ञान में लगातार परिवर्तन हो रहा है, विज्ञान डेवलप हो रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोग शिक्षा ले रहे हैं। लगातार अगर देख रहे हो औद्योगिक क्रांति हो रही है, औद्योगिक क्रांति हो रही है, तो लोग लगातार क्या हो रहे हैं, लोग आपके जागरूक हो रहे हैं। तो इसी क्रम में अगर आप बात करेंगे, इसी क्रम में आप अगर बात करते हैं तो कुछ व्यक्तियों के नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न या तथ्य यहाँ पे याद रखना है राजनीति विज्ञान से संबंधित। देखिए आपको क्या याद रखना है, अगर आप बात करेंगे क्रम से याद रखिएगा। हम लिख रहे हैं, देखिए SPAA, ये आपका समझ लीजिए स्पा लिखा है, SPAA। एस का मतलब होता है सोक्रेटिस अर्थात सुकरात, ये विचारक है बेटा, याद रखना है इसको। एस का मतलब होता है सोक्रेटिस अर्थात सुकरात। पी से होता है आपका प्लेटो, पी से होता है आपका प्लेटो। ए से होता है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु। और जो लास्ट वाला ए है इसका मतलब होता है अलेक्जेंडर द ग्रेट अर्थात सिकंदर महान, सिकंदर महान, इसको बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसका क्या होता है बेटा, ये एरिस्टोटल है, ये प्लेटो है, ये सोक्रेटिस है अर्थात एस का मतलब सोक्रेटिस अर्थात सुकरात, पी से प्लेटो, ए से एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु, तो इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्रम याद रखना है, राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं ये। अगर बात करोगे कि बेटा क्रम से हमने इसलिए लिखा है क्योंकि प्लेटो के जो गुरु थे ये सुकरात थे, अर्थात क्या हो जाएगा, सुकरात के शिष्य आपके प्लेटो। प्लेटो के शिष्य आपके कौन थे, तो अरस्तु थे, एकदम क्रम आपका लिखा है अरस्तु थे। और अरस्तु के शिष्य कौन थे आपके, ये सिकंदर द ग्रेट थे आपके सिकंदर। तो कैसे भी पूछे, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर द ग्रेट। उल्टा भी पूछ सकता है, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु आपके सुकरात। ये आप क्रम से याद रखिएगा स्पा। फिर अगर देखेंगे सुकरात के बारे में, अगर देखेंगे तो आपको बेटा अगर नहीं पता हो तो आप थोड़ा बहुत जान लीजिए। ये जो सुकरात थे ना, ये अनपढ़ थे, ये अनपढ़ थे, लेकिन इनके जो विचार थे ना वो बहुत उत्तम थे। इनको अगर देखा जाए तो इतिहास की अगर बात करोगे, पूरे राजनीति विज्ञान का या विश्व की बात करोगे तो ये प्रथम पॉलिटिकल थिंकर से क्या थे, ये प्रथम राजनीतिक विचारक थे। इनको आप याद रखना है, ये कौन थे, ये आपके पहला पॉइंट जो याद रखना है, ये प्रथम राजनीतिक विचारक थे, फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर जिसको कह सकते हैं, प्रथम राजनीतिक विचारक थे ये। ठीक है, प्रथम राजनीतिक विचारक थे। अर्थात जो आप देख रहे हो दैवीय सिद्धांत का रूप प्रचलित है, इसका इन्होंने खंडन किया, इसका विरोध किया कि राजा कोई देवी देवता नहीं है, राजा को तो हमने चुना है ना अपनी सुरक्षा के लिए, कि अगर राजा होगी तो लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, अगर तुम्हें निपटारा करेगा। जो राजा को हम टैक्स देंगे उस टैक्स से राजा अस्पताल बनवाएगा, स्कूल बनवाएगा, रोड बनवाएगा, सड़कें बनवाएगा, हमारे लिए काम करेगा। तो उन्होंने दूसरा काम क्या किया, अगर देखोगे दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का इन्होंने क्या किया, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया। सिद्धांत का इन्होंने क्या किया, खंडन किया, सिद्धांत का खंडन किया। अर्थात कह सकते हैं इन्होंने लोगों को जागरूक किया। लोगों को क्या किया, लोगों को जागरूक किया। क्योंकि बेटा ये पढ़े लिखे नहीं थे तो ये कोई लिख भी नोट्स वोट्स नहीं बना पाए, अपने विचारों को लिख नहीं पाए, ऐसे ही ये लोगों को जागरूक करते थे। तो जब उन्होंने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया, कहा ये राजा कोई भगवान वगवान नहीं है, ये शासक का रूप है,
तो राजा को गुस्सा आई। क्यों? क्योंकि अगर राजा की सब सच्चाई जान गए ना तो जो राजा लोगों को लूट रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, ये कैसे बना पाएगा। तो इसलिए इनको मृत्युदंड दिया गया। इनको क्या किया गया? इनको मृत्युदंड दिया गया, मृत्युदंड दिया गया और इनको विष का प्याला पिला दिया गया। इनको विष का प्याला पीने को दिया और इन्होंने खुशी खुशी विष का प्याला पी लिया और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इतना क्वेश्चन याद रखना अगर पूछ सकता है, प्रथम राजनीतिक विचारक कौन थे आपके? तो सुकरात थे आपके। ये दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया था, ठीक है, लोगों को जागरूक किया था, इसी वजह से इनको मृत्युदंड दे दिया गया था, ठीक है। दूसरी बात, अगर प्लेटो की आप बात करोगे तो यहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। प्लेटो से अगर बात करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? अगर देखोगे द रिपब्लिक, इनकी पुस्तक है बेटा द रिपब्लिक और द लॉज, ठीक है, द लॉस इनकी पुस्तक है, इंग्लिश लिख लेना, द रिपब्लिक इनकी पुस्तक है, ठीक है, द रिपब्लिक और द लॉस। द रिपब्लिक और दी आपकी लॉस। और इनकी बेटा क्या है कि दोनों इनकी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये पुस्तक 100 और 100% पूछी जाती है। क्योंकि आपने देखा सोक्रेटिस पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए जो इनके शिष्य हुए प्लेटो ये पढ़े लिखे थे। इन्होंने क्या किया, सुकरात ने जो बातें कही थी वो बहुत अच्छी बातें कही थी, ये उनकी बातों से प्रभावित थे प्लेटो। इन्होंने क्या किया, इनकी सब बातों को इन्होंने क्या किया, लिपिबद्ध किया, मतलब लिखा अपनी बुक में और लोगों को जागरूक करना प्रारंभ किया। क्योंकि अगर मुँह से कहोगे ना तो जितने लोगों के पास आप जा पाओगे उनके लोगों के पास तक बातें पहुँचेंगी, लेकिन अगर आप किताबों में लिख देते हो तो किताबें जहाँ जहाँ जाएंगी ना सब उस व्यक्ति उस किताब को पढ़ेंगे और उस बात के बारे में जानेंगे जो ये कहना चाहते हैं। तो इसीलिए इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी और एक इन्होंने एकेडमी खोली थी, एक संस्था खोली थी अपने विचारों को फैलाने के लिए, जिसका नाम था द एकेडमी। क्या नाम था? द एकेडमी। इन्होंने एक संस्था खोली थी। ये कहाँ खोली थी इन्होंने? ये एथेंस में खोली थी। कहाँ खोली थी? एथेंस में खोली थी। यहाँ पर क्या काम किया जाता था? यही जो सुकरात के जो विचार है, जो इनकी पुस्तकें हैं, जो प्लेटो लिखे अपनी पुस्तकें, यहाँ पर लोग यहाँ पर पढ़ाया जाता था, लोगों को जागरूक किया जाता था। इतनी बातें आपको याद रखना है। ये 2 बुक आप जरूर याद रखिएगा, द लॉज और द रिपब्लिक, बहुत पूछी जाती है। इसके बाद अगर बात करेंगे प्लेटो के बाद इनके एक शिष्य हुए, क्या नाम था इनका? अरस्तु। यही आपको राजनीति विज्ञान में यही नाम आपको एक याद रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो आपके राजनीति विज्ञान में है वो आपका यही है। क्यों? क्योंकि देखोगे इनको राजनीति विज्ञान का जनक बोला जाता है। इनको राजनीति विज्ञान का जनक बोला जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक बोला जाता है इनको, या इनको हम राजनीति विज्ञान का पिता भी कह सकते हैं इनको। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही पहली बार राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान के रूप में अर्थात एक अलग विषय के रूप में मान्यता दिलाई और लोगों को और भी ज़्यादा जागरूक किया। इन्होंने भी इस दैवीय सिद्धांत का खंडन किया, लोगों को जागरूक किया और राजनीति विज्ञान को लोगों तक पहुंचाया और राजनीति को एक राजनीति विज्ञान के रूप में व्यवस्थित किया। आपके कौन हो जाएंगे? ये अरस्तु। राजनीति विज्ञान के जनक या पिता कहे जाते हैं। इनकी एक पुस्तक है, वो पुस्तक आपको जरूर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इनकी एक पुस्तक है, आपकी पुस्तक बार बार पूछता है, पुस्तक का नाम है द पॉलिटिक्स। क्या नाम है? द पॉलिटिक्स। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में आप जानते हो, ये विश्व विजेता थे। इनका सपना था हम विश्व विजेता बने और इन्होंने विश्व को विजय भी किया। इतनी बातें आप अगर याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्रम याद रखना कई बार पूछ लेता है, गुरु इनके कौन थे या शिष्य कौन था, आप क्रम याद रखिएगा। प्लेटो के बारे में याद रखिएगा, इनकी 2 पुस्तक आपको हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगर बात करेंगे इसके बाहर क्वेश्चन ही नहीं आता है आपका। फिर अगर बात करते हैं अरस्तु का, तो इनकी पुस्तक है दी पॉलिटिक्स, राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। तो सिकंदर तो हैं ही हैं आपके, सिकंदर महान, ये क्रम आप याद रखिएगा। हम हट जाते हैं, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, 1 सेकंड का टाइम है आपके पास। इतनी बातें हो गई हैं, ये आपने थोड़ा बहुत राजनीति विज्ञान के बारे में जाना। अब कुछ बहुत भारत के बारे में जानिए, कुछ बहुत आप भारत के बारे में जानिए, क्योंकि अगर आप भारत में रहते हैं और भारत के बारे में आपको नहीं पता है तो ये बहुत दुख की बात है कि जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में आपको नहीं पता है, ये बहुत दुख की बात है। ये आप लोग अच्छे से मैप भी बनाना सीख लीजिए भारत का।
ठीक है, ये आपका हमारा ये प्यारा भारत है। क्या है? ये प्यारा भारत है। यहाँ पे कुछ हम आपको बातें कड़वी बताएंगे, जो आपको हो सकता है बातें कड़वी लगे, लेकिन वो एकदम सच्चाई है। अगर आप भारत का इतिहास उठाकर देख लेते हैं, इतिहास, तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे, ज़्यादातर तो भारत किसी न किसी का गुलाम रहा है। जब भी देखिए जो आता है भारत को गुलाम बनाकर चला जाता है, भारत को लूट कर चला जाता है। आर्य आए, लूटे, हूण का आक्रमण हुआ, लूटे, शकों का आक्रमण हुआ, लूटे, मुस्लिम काल आया, लूटे, अंग्रेज आए, लूटे, पुर्तगाल आए, लूट के चले गए, फ्रांसीसी आए, लूट के चले गए, डच आए, डेनिश आए, सब लूट के चले गए। अर्थात क्या भारत को लुटेरा समझ रखे हो यार तुम लोग? नहीं, इन लोगों ने लुटेरा नहीं समझा, ये भारत की कमियां थी कि भारत गुलाम हुआ। आप जॉब नहीं पाते हो तो आपकी कमी है कि आप जॉब क्यों नहीं पाए। उसी तरह भारत गुलाम हुआ तो ये भारत की कमी थी कि भारत गुलाम हुआ। क्यों? एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर देखोगे भारत की, अगर बात करोगे, भारत की बुराइयां देख रहे हो तो ये बुराइयां आदिकाल से थी, समझ सकते हो इसको। बहुत समय से भारत में बुराइयां हैं। अंधविश्वास, क्या बुराइयां हैं आपकी? अंधविश्वास, जातिवाद, धर्मवाद, छुआछूत, इसी को ऊंच नीच कह सकते हो। ऊंच नीच, देखिए कितनी सारी बुराइयां हैं। आपस में लड़ाई, आपस में लड़ाई, देशद्रोही व्यक्ति, देखिए आप लोग, इतना ही पॉइंट आप समझ लिए अच्छे से। आज भी भारत में अंधविश्वास है। अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ से चमकता हुआ पत्थर निकला है, या वो कोई मूर्ति दूध पी रही है, या कुछ भी हो, तो आप तुरंत ना इफ बट नहीं सोचोगे, तुरंत आप चले जाओगे। रास्ते में भिखारी पड़ा है, मंदिर में आप देख रहे हो हज़ारों रुपए, लाखों रुपए दान करते हो, रास्ते में भिखारी मांग रहा है, एक मजबूर विकलांग व्यक्ति मांग रहा है, उसको आप नहीं देते हो। भगवान भी कहता है बेटा, इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। अब जरूरत में इंसान के काम आओ, हमारी सेवा हो गई। आप हमको प्रसाद मत चढ़ाओ, हमको लाखों करोड़ों रुपए का दान ना करो, क्योंकि सब कौन ले जाता है सबको पता है। क्या भगवान ले जाते हैं? नहीं। आप गरीबों को दान करो, आप अच्छे कर्म करो। ये अंधविश्वास है। जातिवाद है, यादव वोट लड़ रहे हैं तो यार चलो कोई बात नहीं, यादव हैं, हमें वोट दे देते हैं। वर्मा है, वर्मा को वोट देते हैं। मुस्लिम है, मुस्लिम को वोट दे देते हैं। हिंदू है, हिंदू को वोट दे देते हैं। जितनी भी कास्ट हैं हम लोग जातिवाद करते हैं। हम लोग काम देखते ही नहीं है, काम पे कौन वोट मांग रहा है। हिंदू मुस्लिम को लड़ा के लोग वोट ले रहे हैं, खुशी खुशी से वोट देते हैं। ये सब पहले भी कमियां थी। धर्मवाद, वही हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, SC ST OBC ब्राह्मण, ये सब धर्मवाद भारत में पहले से ही रहा है। छुआछूत, ऊंच नीच, आपस में लड़ाई, भारत के लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, हिंदू हिंदू लड़ रहे हैं, मुस्लिम मुस्लिम लड़ रहे हैं। उस समय भी यही स्थिति थी। भारत के राजा आपस में लड़ा करते थे। देशद्रोही, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि कुछ लोग पुराने पिक्चरों में आप देखा करते थे, जो ज़मीन छीन लेते थे हम लोगों से अंगूठा लगवा कर, कुछ पैसों में अपने ज़मीन को बेचकर वो लोग हमारे देश को गुलाम बना दिए। ऐसे लोग, तो ये सब दिक्कतें थी जिसकी वजह से भारत गुलाम हुआ है। भारत के पास अगर बात करोगे कि भारत गरीब देश था, नहीं बेटा, भारत गरीब देश नहीं था। भारत सोने की चिड़िया था। क्या था? भारत सोने की चिड़िया था। सबको पता है भारत सोने की चिड़िया था। अर्थात भारत एक बहुत अमीर देश हुआ करता था। लेकिन समस्या वही है ना कि जब आपके पास पैसा आता है ना, तो अगर आप जागरूक नहीं रहे तो सबकी नज़र आपके पैसों पे रहेगी। भारत सीधा साधा शांत प्रिय देश था, आज भी है, पहले भी था, इसीलिए हमने प्यारा भारत कहा है। तो अगर आप देखेंगे सोने की चिड़िया था। अगर बात करेंगे भारत की, अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो भारत की अगर बात करेंगे, देखेंगे भारत क्या क्या करता था। देखिए उस समय अगर बात करेंगे भारत के इतिहास की, तो भारत वस्त्र उद्योग में बहुत फेमस था। देखिए वस्त्र उद्योग में बहुत फेमस था। मसालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, मसाले के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। और भी अगर देखोगे जितने भी हस्तशिल्प उद्योग थे उनमें भी भारत बहुत प्रसिद्ध था। कृषि भी भारत की अच्छी थी, ठीक है। इतनी सब चीज़ें थी, भारत पास सब कुछ था। व्यापार भी भारत का अच्छा था, ठीक है। सब कुछ भारत के पास था, लेकिन भारत गुलाम हुआ। भारत गुलाम हुआ, और क्यों गुलाम हुआ? क्वेश्चन होता है, भारत गुलाम क्यों हुआ?
तो इसीलिए गुलाम हुआ कि हमारे पास सब कुछ था। अगर एक शब्द में कह दें हमारे पास क्या नहीं था, तो एक शब्द में अगर हम कह दें तो बेटा हमारे पास क्या नहीं था, तो हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो पूरे भारत को एक साथ बांध कर रख सके, क्योंकि भारत के राजा ही आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, हिंदू हिंदू लड़ रहे हैं, जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास, कुछ वही आपके देशद्रोही व्यक्ति जो देश को बेच लिए हैं, आज भी बेच रहे हैं। इस वजह से भारत गुलाम हुआ। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगर आप बात करेंगे जैसे हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम क्यों हुए, तो आपके देखोगे मुग़ल काल शासन में औरंगजेब के बाद ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो पूरे भारत को एक साथ बांध कर रख सके। छोटे छोटे राजा हुए औरंगजेब के बाद, वो आपस में ही लड़ते रहे, अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बना लिया। तो इतनी सब बेटा बातें आप समझ रहे होगे धीरे धीरे भारत कैसे गुलाम हुआ, क्या क्या था, भारत के पास सब कुछ था लेकिन भारत गुलाम हुआ। आपको थोड़ा बहुत बातें बताना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट हम राजनीति विज्ञान पढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत इतिहास जानिए राजनीति विज्ञान के बारे में कि क्या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा बहुत इतिहास जानिए। अगर आप इतिहास नहीं जानते हो तो आपको याद करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, ठीक है? इतनी बात आप जानिए। फिर अगर आप बात करोगे इसके आगे की, देखिए अब बात हम डायरेक्ट यहाँ पे अंग्रेज़ों की कर रहे हैं। अगर आप हमारे छोटे से प्यारे से भारत की बात करते हो तो भारत गुलाम हुआ क्यों हुआ? क्योंकि भारत में किसकी कमी थी? भारत में व्यवस्था की कमी थी। सबको पता है अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आते हैं, ठीक है? 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध। ये कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था आपका, ठीक है? ये आपका कौन सा था? ये बक्सर का युद्ध था। 23 जून 1757, 22 अक्टूबर 1764 दो विश्व युद्ध हुए आपके भारत के अंग्रेज़ों के साथ। और अगर आप देख रहे हो बक्सर के युद्ध में सभी राजा, चाहे वो अवध का नवाब हो, चाहे वो बंगाल का नवाब हो, चाहे वो मुग़ल शासक हो, सभी आपके क्या होते हैं? सभी अंग्रेज़ों से हार जाते हैं। जो सभी हैं ये सब क्या होते हैं? ये हार जाते हैं अंग्रेज़ों से। और भारत किसका गुलाम हो जाता है? भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हो जाता है। तो एक बात समझो बेटा, अंग्रेज़ भारत आए ही क्यों आए थे भारत? तो हमने बताया भारत मसालों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, सूती वस्त्र के उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। तो अंग्रेज़ भारत से व्यापार करने आए थे। दूसरी बात है, जो भारत के मसालों की सुगंध थी ना, वो पूरे विश्व में फेमस थी। खासकर इसमें से अगर मसालों में बात करोगे तो एक चीज़ आती है आपकी काली मिर्च। ये विदेश के लोगों को बहुत पसंद थी। क्यों? क्योंकि देखोगे काली मिर्च को ये लोग यवन प्रिय, इतना प्रिय थी ना कि काली मिर्च को ये लोग यवन प्रिय कहकर बुलाते थे। क्योंकि ये विदेशी लोग ना बेटा मांस ज़्यादा खाते थे। काली मिर्च जो होती है मांस को पचाने में और मांस को स्वादिष्ट बनाने में काम आती है, इसीलिए ये लोग काली मिर्च को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो अगर देखोगे काली मिर्च को ये लोग यवन प्रिय कहते थे। तो जो अंग्रेज भारत आए थे ना, ये भारत आए थे तो इनका एक और एक मात्र उद्देश्य था भारत से व्यापार करना। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत अंग्रेज क्यों आए थे, तो एक और एक मात्र उद्देश्य था व्यापार करना। लेकिन जब ये भारत आए, कुछ वर्ष रहे, तो उन्होंने देखा अरे भारतीय तो एकदम बेवकूफ़ हैं। क्यों? आपस में ही लड़ रहे हैं, हिंदू लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, राजा आपस में लड़ रहे हैं, बाप बेटे लड़ रहे हैं, बहू सास लड़ रही हैं आपस में। जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास, सती प्रथा, दास प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, बालक हत्या, बालिका हत्या, कितनी सारी भारत में कमियां थी। तो इन्होंने जब देखा कि भारत महान है, भारत अमीर देश है, लेकिन यहाँ की जनता गरीब है, और भारत को इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे आपस में भारत के राजाओं को आपस में लड़ाना शुरू किया। देखिए कैसे। अब देखो मान लीजिए भारत के दो राजा हैं, एक ए है और एक बी है। दोनों आपस में क्या लड़ रहे हैं? दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो अगर अंग्रेज दोनों को मारना चाहे तो बहुत कठिन था, दोनों को मारना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एकता में शक्ति होती है। तो अंग्रेज क्या करते थे? किसी एक राजा का, ए या बी, मान लीजिए बी राजा का अंग्रेज क्या करते थे? बी को अंग्रेज लोग क्या करते थे? अंग्रेज लोग बी का साथ दे देते थे। और ये मिलकर ए और राजा, बी और राजा मतलब दूसरा राजा और अंग्रेज मिलकर ए राजा को मार देते थे। और अब बी राजा अकेला बचा। अच्छा मौका देखकर अंग्रेज इसको भी मार देते थे। मतलब सांप भी टूट गई, मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मतलब दो राजा आपस में लड़ रहे हैं तो एक राजा का सपोर्ट करके अंग्रेजों ने दूसरे राजा को मरवा दिया। अच्छा मौका देकर इस राजा को भी मार दिया, अपना शासन कर लिए। फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में फूट डाल रहे हैं, हिंदू में फूट डाल रहे हैं और लड़ाई राज कर रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने बेटा फ़ायदा उठाया।
अगर आपके घर में डेली लड़ाई होती है, सास बहू की नहीं बनती है, बाप बेटे की नहीं बनती, भाई बहन की नहीं बनती है, सास ससुर की नहीं बनती है, तो पड़ोसी मजा लेगा लड़ाई लगवा के। क्यों? क्योंकि आप उसी लड़ाई में बिजी रहोगे, वो अपना विकास करता रहेगा। जिसके घर में शांति नहीं होती है वो कभी विकास नहीं करता है। तो इतनी सारी बातें। तो अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ भारत में व्यापार करने आए थे और भारत को गुलाम बना लिए। तो जो 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे, ये भारत को छोड़कर कब गए? 1947 तक। तो अगर देखोगे लगभग 350 साल भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा। इस समय अंग्रेज भारत को खूब लूटे। गुस्सा आनी चाहिए आपको, हमें भी आती है, लेकिन क्या करें? इतना लूटा भारत को। जो सोने की चिड़िया हुआ करता था ना, ये आखिरी में चिड़िया भी नहीं बचा, उसका भी शिकार कर लिए ये लोग। जो कभी वस्त्र उद्योग में प्रसिद्ध था भारत के लोग, वो जब भारत आज़ाद हुआ तो लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं थे। जो भारत मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था, मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, आज वो खुद भीख मांग रहा है, भैया हमको खाना दे दो। जो भारतीय लोग व्यापार में प्रसिद्ध थे, आज भारतीय लोग खुद तरस रहे हैं, पहनने को, खाने को, रहने को, हर जगह तरस रहे हैं। दुख होता है हमें। तो इतनी सारी कमियां थी, भारत गुलाम हुआ, भारत को लूटे और भारतीय लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई झगड़ा किया अंग्रेजों से। बहुत संघर्ष करने के बाद भारत हमारा कब आज़ाद हुआ बेटा? 1947 में। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा सा भारत क्या हुआ? हमारा प्यारा भारत आज़ाद हुआ। था क्या? सोने की चिड़िया। और निकला क्या जब आज़ाद हुआ? तो एक लूटा हुआ देश जिसके पास कुछ नहीं था। इसीलिए बेटा जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो भारतीय नेताओं को यह लगा कि हमें कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमने आपको बताया ना, भारत में व्यवस्था की कमी थी। तो भारतीय शासकों को लगा कि हमें कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हमने व्यवस्था नहीं की तो फिर भारत के लोग लड़ते रहेंगे, ये सब कमियां हैं रह जाएंगी भारत में। ऊंच नीच, छुआछूत, अमीर गरीब, ये सब होता रहेगा। और आज अंग्रेज जा रहे हैं, कल दूसरा देश हमको आके गुलाम बना लेगा। तो इसलिए क्या ज़रूरत पड़ी? हमें व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी। और यही व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है? राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था कहलाती है वही राज्य व्यवस्था कहलाती है। और इसके लिए, इस व्यवस्था के लिए जो आपके नियम कानून ज़रूरत पड़े, जो नियम कानून ज़रूरत पड़े, उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को हम संविधान कह देते हैं। उसी को हम संविधान कह देते हैं। और डायरेक्ट हम बता देते हैं आपको संविधान के बारे में, तो आपको समझ में आता। अब कह रहे हैं कभी नहीं भूलोगे, ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे। तो संविधान क्या है? देश की व्यवस्था को या राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम कानून होते हैं ना, वही हमारा संविधान कहलाता है। संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? इतनी सारी कहानी हमने आपको बताया संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसलिए संविधान की ज़रूरत पड़ी। इतनी सारी बातें आपने जाना, थोड़ा बहुत इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो भी बातें हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे हम अपने रियल चैप्टर पॉलिटी पे आ जाते हैं। अब इतनी बातें आप समझ गए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमें जो पढ़ना है तो भारत की राज्य व्यवस्था पढ़नी है। और ख़ासकर इसके अंतर्गत हमें भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत का संविधान पढ़ना है। और भारत के संविधान के अंतर्गत ही आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने होते हैं। भारत का संविधान पढ़ना है, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? भारत का संवैधानिक विकास क्रम। भारत का संवैधानिक विकास क्रम। देखिए जो पढ़ाना है पूरे चैप्टर नहीं, आपको पता है क्या क्या चैप्टर आपके सिलेबस में है। भारत का संवैधानिक विकास क्रम, ठीक है। फिर संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा। फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है संविधान की विशेषताएं। ये आपको पढ़ना है संविधान की विशेषताएं। संविधान की प्रस्तावना आपको पढ़ना है। संविधान की प्रस्तावना, संविधान के भाग, संविधान में कितने चैप्टर हैं अर्थात कितने भाग हैं, कितनी अनुसूची हैं और अनुच्छेद। इतना सारा आपको पहले चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। जब इतना सब पढ़ लोगे तो आपको भारत के संविधान के बारे में नॉलेज हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे पढ़ाना।
देखिए जो ये पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास क्रम, ये थोड़ा इतिहास का चैप्टर है। आपके मॉडर्न इतिहास में भी आपको दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपके दिया है और आपके पॉलिटी में दिया है। तो जो ये चैप्टर है ये हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। पॉलिटी में इसका काम भी नहीं है ज़्यादा, तो ये चैप्टर हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, वो बहुत समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे हर कंपनी के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, पुर्तगाली कंपनी, डच के बारे में, कैसे कैसे अंग्रेज आए लूटे। इसके बाद जब पढ़ाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा इसको। तो हम आपको जो यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, मेन जो आपका चैप्टर शुरू होता है भारत का संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा। ठीक है, अगर आप देखेंगे भारत का संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा, तो आप देख रहे हैं बेटा कि जब से अंग्रेज आए हैं भारत में, लगातार भारतीयों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। यार किसी को आप एक दिन परेशान करोगे, 2 दिन परेशान करोगे, 3 दिन परेशान करोगे, कभी ना कभी तो गुस्सा आएगी जिसको आप परेशान कर रहे हो। एग्जाम्पल, हमको रोज़ कोई कलुआ कहता है, कलुआ कलुआ कलुआ, तकलू तकलू तकलू। यार एक दिन सुन लेंगे, 2 दिन सुन लेंगे, तीसरे दिन तो कुछ ना कुछ बवाल होगा। तो सेम वही स्थिति थी, अंग्रेजों ने खूब लूटा, भारत को लगातार शोषण कर रहे हैं, भारतीय सहते गए सहते गए सहते गए। और कब गुस्सा फूटता है भारतीयों का पहली बार, तो आपने देखा था 1857 का विद्रोह होता है बेटा, 1857 का विद्रोह होता है और इसमें भारतीयों का गुस्सा फूटता है। हालांकि ये विद्रोह असफल रहा था, ये विद्रोह असफल रहा था। क्यों? क्योंकि वही कमी यहाँ पे भी देखी थी, व्यवस्था की या नेतृत्व की कमी थी। सब लोग अलग अलग लड़ाई कर रहे थे भारत में, तो अंग्रेजों ने क्या किया, सबका दमन कर दिया और ये आंदोलन पूरी तरह से बेटा असफल रहा। लेकिन इसके जो परिणाम थे ना, वो बहुत ज़्यादा परिणाम थे। क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति मरने के लिए तैयार होता है ना, तो उसके पीछे हजारों की लाइन लग जाती है। तू अकेला निकल अपनी मंजिल पे, कारवां रातों रात बढ़ जाएगा। तो कर अपना हौसला बुलंद ए यारा, सारा जहां तेरे कदमों में छा जाएगा, सारा जहां तेरे कदमों में छा जाएगा। तो वही बात है ना कि जब एक आंदोलन कर दिया गया, लोगों ने अपने प्राण दिए, तो लोगों के अंदर हिम्मत जगी कि अब हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और देखोगे यहाँ से बहुत सारे विद्रोह शुरू होते हैं, छोटे छोटे विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ शुरू होते हैं। और जो भारतीय अभी तक गुलाम थे, आंदोलन कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे मांग करने लगे कि हमको हमारा देश सौंप दो। पहले अगर आप बात करोगे तो पहले वो लोग मांग कर रहे थे कि हमको हमारा पूर्ण साम्राज्य ना दो तो कम से कम आधा भारत हमें दो। पहले भारतीय लोग केवल स्वराज की मांग कर रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे और जागरूक हुए, फिर लोग पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे। ठीक है, फिर आप बात करोगे अब हमको पूरा स्वराज चाहिए। पहले भारतीय मांग कर रहे थे कि हमको स्वतंत्रता मिले। तो इतनी बातें आपने यहाँ पर जाना है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका यहीं से शुरुआत होगा। आप थोड़ा पढ़िए और आराम से समझिए पॉलिटिकल साइंस के बारे में, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपसे हम। धन्यवाद बेटा।